के इसके फूल बनाएंगे, इसकी माला बना के बनाते हैं ना, फिर उसकी नकल हम भी करते हैं। हम भी घर जाके कागज काटते हैं और फूल बनाते हैं, माला बनाते हैं ना, तो वो भी रोल मॉडल है, ये भी रोल मॉडल है। इनके अंदर क्या है, क्या गुण है इनके अंदर, क्या इनके अंदर विशेषता है जो कि आज इनको यहाँ पे लाया गया। किसके लिए लाया गया? आप लोगों के लिए लाया गया। किस लिए? कि इनके अंदर जो गुण है, जो छिपी हुई प्रतिभा है, उसको आप लोग देखो और उनके पद निशानों पे चलो। समझ रहे हो ना? जैसे मैं अच्छा काम करता हूं तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? अच्छा काम करोगे। और मैं उल्टे पलटे काम करता हूं, बीड़ी पीऊंगा, शराब पीऊंगा, तो आप क्या करोगे? उल्टे काम करोगे बेटा। क्यों? आपको जो देखने वाला है वो उल्टे काम कर रहा है, तो देखने वाले बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे तो बेटा एक सफेद कागज होता है, उसके ऊपर जो भी लिख दिया जाता है ना, वो छप गया बस, उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं होता। छोटे बच्चे सफेद कागज आप, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ही जो है मैं मैडम स्वीटी जी को करेंगे, वो अपना कार्य जो है पूरा करें। तो आज के रोल मॉडल जो है हमारे आदर और सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य जी, अन्य अध्यापकगण और मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्वीटी पुनिया इस गांव की बहू और एक इंसान की बेटी और आपकी तरह ही एक माँ की छोटी सी गुड़िया। मतलब एक औरत के इतने सारे रूप होते हैं और हर रूप में वो खरा उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर रूप में परफेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप जो चाहें, पहले मैं स्कूल की पूरी फैकल्टी का तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको आके कुछ दो बातें बता सकूँ, आपका रोल मॉडल बन सकूँ। उनका लिए उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह से एक छोटे से गांव से सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई एक आम लड़की हूँ, जिसने अपनी सारी शिक्षा सरकारी स्कूल से हासिल की। और जैसे ही मेरे माँ बाप भी आपकी तरह ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ मैं, तो उन्होंने कहा कि 12th करने के बाद आपको आगे नहीं पढ़ाया जाएगा, आपकी शादी कर देते हैं। तो मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया। मैंने कहा मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने की ललक थी, कुछ करने कुछ सीखने की ललक थी, उस गांव से बाहर जाने की ललक थी। तो मैंने अपना हौसला जारी रखा और मेरे माँ बाप ने लास्ट में मेरा एडमिशन कॉलेज में करवाया। और मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी कर दी गई। और शादी तब भी मैं पढ़ना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आप जो पढ़ोगे, आप ऐसा करो कि आप एक ऐसा लड़का चुनो जो आपको आगे पढ़ा सके। मैंने कहा ठीक है। तो सर मुझे जैसे मेरी लाइफ में आए, उन्होंने आगे की मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ उनकी बदौलत। आगे की मेरी सारी शिक्षा, मुझे एमकॉम करवाई, बीएड करवाई, जेबीटी करवाई, हर मोड़ पे मेरा बहुत अच्छे से हौसला बढ़ाया, मेरा साथ दिया और हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहे। मेरे परिवार के साथ, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा मिला मुझे और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं बाहर जाती हूँ, लोगों का काम होता है बोलना, वो बोलते हैं आप ऐसे पहनते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। लोगों की नहीं सुननी है, हमें अपने मन की करनी है। आपने जो धारण कर रखा है अपने जीवन में, आपको कुछ बनना है, आपका सबसे पहले जीवन में एक एम, एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आप चले जा रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह चले जा रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप में से कितने बच्चे जिन्होंने डिसाइड किया है कि आपको बड़ा होके क्या बनना है, अपना हाथ ऊपर करें। दो तीन बच्चों से पूछो। वेरी गुड। आप बताएं बेटा, आपको क्या बनना है? हाँ जी, टीचर बनना है। क्यों बनना है आपको टीचर? क्यों बनना है आपको टीचर? अच्छा, अपने पापा के सपने को पूरा करना बहुत अच्छी बात है।
बैठिए, वेरी गुड। लेकिन हम सब में एक अलग प्रतिभा होती है, जरूरी नहीं है कि उसको पुलिस में लगना है इसलिए उसने बोला कि मुझे पुलिस में लगना है, मुझे भी पुलिस में लगना है। उसने कहा मुझे टीचर बनना है और भी हाथ खड़ा कर लेते हैं कि मुझे टीचर बनना है। नहीं, हर किसी के अंदर एक अलग हुनर होता है, एक अलग प्रतिभा होती है, उसको पहचानो, उसको ढूंढो और उसी फील्ड में आप आगे बढ़ो। मैं जानती हूँ आपके जो पेरेंट्स हैं वो ऐसे एरिया से नहीं है जो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, आपकी प्रतिभा को निखारें, लेकिन आपको इतने अच्छे गुरुजन मिले हैं, इतने अच्छे प्रिंसिपल सर मिले हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कम से कम 6 से 7 स्कूल्स में जॉब की है, हिसार के टॉप स्कूल्स में जॉब की है मैंने आज तक इतने अच्छे प्रिंसिपल नहीं देखे। मैं कभी इतनी कंफर्टेबल नहीं हुई कि मैं उनके साथ बैठ के आराम से बातें कर सकूं। हम ऐसे सहमे सहमे सिकुड़े हाँ जी मैम, हाँ जी सर, ऐसे ऐसे करते थे। और यहाँ का जो स्टाफ है वो इनके साथ इतना कंफर्टेबल है, साथ में बैठ के आराम से खुल के उनकी बातें शेयर करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। ऐसा प्रिंसिपल, बहुत लकी हो आप, अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाइए सर के पास, इतना अच्छा स्टाफ है। हमारे टाइम में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती थी, आपके टाइम में मेथड्स, टीचिंग मेथड्स चेंज हो गए हैं, प्ले वे मेथड आ गए हैं। हमारे टाइम में क्या होता था, जो शिक्षा होती थी वो टीचर केंद्रित यानी कि अध्यापक केंद्रित होती थी। सर ने जो बोल दिया वो हमने रट्टा लगा लिया, हमें नहीं पता उसका मतलब क्या है, लगे रहते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लगे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उसको याद कर लेते थे, लेकिन मीनिंग नहीं पता। आपके टाइम में इतनी सुविधाएं हैं, एक एक चीज को बिल्कुल खोल के डिफाइन करके प्रेजेंट करके उसको दिखा के। आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि 2 2 4 क्यों होता है, 2 दूनी 4 क्यों होता है? जानते हैं? हाथ खड़ा करो। जानता है कोई 2 दूनी 4 क्यों होता है? कैसे बनता है 2 दूनी 4? नहीं पता। आज के टाइम पे जब हम सीखते हैं, पहाड़े सीखते हैं, टेबल सीखते हैं, तो उनको इतना खोल के बताया जाता है कि 2 2 4 यानी कि 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 2 को 2 बार लिखेंगे तो कितना बन जाएगा? अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं, आपका बेस मजबूत होता है, तो आपको उस बात को बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती। काम कम करो, इतना अच्छा करो कि आप उसको भूल ही ना पाए। समझ आया कुछ? यानी कि आपको काम इस तरीके से करना है, इस मेथड से, इस टेक्निक से करना है कि आपको बार बार उसको रट्टे लगाने की जरूरत ना पड़े। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, इतने सारे स्टाफ है आपके पास, टीचर्स हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सीखने की ललक, आपके अंदर एक प्रतिभा, एक जुनून होना चाहिए कि आपको इस गांव से अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, बाहर निकलना है, कुछ कर दिखाना है। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कुछ करने की, तभी आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप ऐसी स्पीड से चलते रहे, सर ने 2 सम्स दिए, हमने निकाल लिए, बैग पैक किया और घर जाके बैठ गए, अगले दिन स्कूल आ गए। नो, कुछ अलग करो, कुछ हटके, कुछ नया करने की कोशिश करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारी जो आबादी है उसका 50% यानी कि 50% महिलाएं हैं, 50% महिलाएं हैं और 50% पुरुष हैं। तो हमारे देश के विकास में महिलाओं का कितना योगदान होना चाहिए? कितना योगदान होना चाहिए? 50% होना चाहिए ना, लेकिन है कितना? ना के बराबर। हमारे जो ग्रामीण एरिया है ना, उनमें ना के बराबर महिलाओं का योगदान है। आजकल फिर भी थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हुई है महिलाएं, लेकिन शहरों में यह आंकड़ा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। 30% शहरों की महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं, जॉब करती हैं। अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप उसके एक परिवार को शिक्षित कर रहे हो। यानी कि एक लड़की को शिक्षित करना मीन्स एक परिवार को शिक्षित करना। जब आप बड़े होंगे तो आप जॉब करेंगे, आपको सामाजिक तौर पर पहचान मिलेगी, आर्थिक तौर पर आप मजबूत होंगे, आप किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, आप किसी पुरुष पर डिपेंड नहीं होंगे,
आपकी शादी हो जाती है, सपोज आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, परिवार वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप अपने पैरों पे स्टैंड करते हैं तो आप खुद के लिए लड़ सकते हैं, ना अपने मायके वालों पे बोझ बनोगे और ना ही ससुराल वालों पे। अपने अधिकार, यानी कि नारी जब शिक्षित होती है तो अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, सारी चीजों का उसको पता होता है और वो अपने लिए लड़ सकती है, अपनी जगह बना सकती है समाज में, बना सकती है ना। तो आपको उस लेवल तक जाना होगा, अपने आप को पुश करना होगा कि आप इतने सशक्त बन जाओ। नारी को सशक्तिकरण की जरूरत ही क्यों पड़ी है? भारत जैसे देश में क्या कहा जाता था? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां पर नारी का वास होता है वहां देवताओं, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। कहते थे जहां नारियों की इतनी पूजा होती थी, नारी इतनी सशक्त होती थी, दुर्गा का रूप होती थी। आज बड़े शर्म की बात है कि हम उनको सशक्तिकरण की राह दिखा रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि मजबूत बनो, बाहर निकलो। आज वो पुरुषों के अत्याचार, दहेज, बहुत सारी कुप्रथाओं के नीचे दबकर रह गई है ना। तो अपने आप को पुश करो, बढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो, अपने अंदर एक आग जगाओ ताकि आप पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बन सको, अपने देश, अपने दुनिया, अपने गांव, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सको। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को एक दोस्त की तरह अपनी समस्या बताओ जाकर। सबसे कहते हैं बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ होती है ना। सबसे पहले जब वो बोलना सीखता है तो वो माँ बोलता है, यानी कि माँ आपकी एक ऐसी दोस्त होती है जिसको आप सब कुछ शेयर कर सकते हो ना। माँ आपसे इतना प्यार करती है जितना दुनिया में कोई नहीं करता। अगर आप उसके सामने अपनी प्रॉब्लम रखते हो, अपनी समस्या रखते हो, तो हो ही नहीं सकता कि उसका सलूशन ना मिले। हो सकता है कि वो पूरी तरह से ना दे पाए, तो आप उसको अपने टीचर्स के साथ, अपने अध्यापकों के साथ आकर डिस्कस कीजिए, उसका समाधान अवश्य निकलेगा। लेकिन उसके लिए आपको आगे तो आना होगा ना बेटा, आना होगा ना। तो महिला सशक्ति बहुत जरूरी है आज के टाइम में। किसी पर डिपेंड होना इट मीन्स दबकर रह जाना, घर से बाहर नहीं निकलना। ये जो हमारी पुरानी प्रथाएं थी ना, प्रदा प्रथा और ये घूंघट करना, ये करना, वो करना, इन चीजों में कुछ रखा ही नहीं है। मंदिर नहीं जाना, आपको पीरियड्स हो गए हैं, सर ने बहुत अच्छे से आपको डिफाइन किया। हमारे टाइम में तो ये बातें होती ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं होता था। आपको हर चीज बताई जा रही है, हर चीज का सॉल्यूशन है, और सबके पास फोन है, सबके घर में फोन है ना। आपका सबसे बड़ा गुरु आज के टाइम में गूगल, कुछ भी बोलो सॉल्यूशन हाजिर। इससे बड़ी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। आज के टाइम में प्रॉब्लम है ही नहीं, उससे पहले सॉल्यूशन आ जाता है ना। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, बाहर निकलो, और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है मेरे पास आइए। आपके टीचर्स हैं, आपके प्रिंसिपल सर हैं, उनके पास जाइए और आपको जरूर उसका समाधान मिलेगा। लेकिन उसको एक कोशिश जो आपके अंदर कम नजर आती है, मुझे थोड़ी सी उसको पुश करके आगे निकलिए, ठीक है। धन्यवाद। जैसा कि मैडम स्वीटी ने आपको बड़ा विस्तार से बताया, इन्होंने अपने जीवन के बारे में भी बताया और जो एक महिला सशक्तिकरण की बात उसको भी बताया। क्या कि जहां ये सच्चाई है, हमारे देश में पर्दा प्रथा नहीं होती थी। जो लिखा गया ना, यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते, ये सच है। हमारे देश में पुरुषों से ज्यादा महिला का दर्जा होता था उस दौर में, पुराने समय में महिला का दर्जा होता था। लेकिन ये बीच में भ्रांतियां, ये बेमतलब की बातें, ये पर्दा प्रथा, ये छोटे विचार कहां से आ गए? इस समाज की वजह से आ गए, शिक्षा की कमी आ गई। पहले हमारा जो समाज था देवताओं के समय में या ऋषि मुनियों के समय में, उस टाइम हमारा जो शिक्षा रेशो था ना,
वो 100% था सर, 100% था। दुनिया का विश्व गुरु था हिंदुस्तान, भारत। नालंदा कहाँ है? हिंदुस्तान में। जहां आज ये बड़े बड़े देश, अमेरिका है, रूस है, जापान है, फ्रांस है, ये डंका पीटते ना कि हम ताकतवर हैं, हम विकसित मुल्क हैं, हम बड़े देश हैं, बिल्कुल झूठ है। उस वक्त इन देशों के अंदर कोई शिक्षा प्रणाली थी नहीं। हिंदुस्तान के अंदर उस जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय होता था, आज तक्षशिला, आज से हजारों साल पहले। हमारे वहां तो उस जमाने में यूनिवर्सिटी थी। इसका मतलब है कि हम विकसित थे, तो बीच में हम कमजोर हुए। कमजोर कैसे हुए? क्योंकि बीच में मतलब कुछ लोग ऐसे आगे, उन्होंने सोचा अगर हिंदुस्तान इसी रफ्तार से चलता रहा और यहां औरतों की इतनी इज्जत रही तो इस देश को गुलाम नहीं किया जा सकता। इस देश को गुलाम करने के लिए ये चीजें डाली गई, औरत को कमजोर बनाया गया। एक जमाने में औरत को बांव पांव की जुत्ती के समान समझा जाता था, जुत्ती के समान। ये दौर था। और आज ये दौर है कि आपको इतना अच्छा स्टाफ मिला, इतनी अच्छी बातें हैं, इतने खुल के आपसे ये इंटरेक्ट करते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा, उस वक्त ऐसा नहीं था। हम प्रिंसिपल के दफ्तर में जाने से पहले 100 बार सोचते थे कि वहां जाएंगे तो क्या कहेंगे प्रधानाचार्य जी, धमका तो नहीं देंगे, क्या लेने आए हो, क्या करने आए हो, पढ़ते नहीं हो, पिटाई तो नहीं कर देंगे। इस तरह के सवाल दिमाग में गुजरते थे, जा नहीं पाते थे। लेकिन मैं इकलौता ऐसा स्टूडेंट था उस वक्त भी, मैं अकेला ऐसा बंदा था, अगर क्लास की कोई समस्या होती तो मैं जाता था ऑफिस में, और यही दबंग बुलंद आवाज इसी तरीके से बात रखनी। ये परमात्मा की और इस धरा की देन है कि उन्होंने मेरे नसों में ऐसा खून भरा, मैं दबा नहीं कभी भी। क्यों दबूं मैं? मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। जब मैं औरत को अच्छी इज्जत देता हूं, मेरे संस्कार अच्छे हैं, मैं ईमानदार हूं, मुझ में कोई दारू में पीता नहीं, बीड़ी में पीता नहीं, हुक्का में पीता नहीं, कोई बैल नहीं मेरे अंदर, मैं क्यों दबूं? क्यों दबूं मैं?